प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए 12वीं कक्षा के इतिहास का पहला विषय, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और इसको हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग खुश हो सकते हैं क्योंकि हर जगह नालियाँ बनी हुई है, हर जगह सड़कें बनी हुई है और भी तरह तरह के विकास हुए हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँगा कि आज हम बहुत पीछे हैं, तो आप लोग जान के आश्चर्य करोगे कि आखिर मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये भी कहूँ कि आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले, आज से लगभग 5,500 साल पहले जो हमारे जो कुछ पूर्वज थे, उन्होंने इससे ज़्यादा विकास किया था, इससे ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया था। तो आप और ज़्यादा सोच के दंग रह जाएंगे। तो आइए आपके सस्पेंशन को ख़त्म करते हुए आपको मैं बताता हूँ कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। मैं आपको आज बताता हूँ। आज एक ऐसे नगरीय सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था और कुछ गलतियों की वजह से उसका खात्मा हुआ। वो बाहरी गलतियाँ भी थी और कुछ जो है ना आंतरिक गलतियाँ भी रही होंगी। तो ये जो है ना, ये हड़प्पा सभ्यता, ये आद्य इतिहास का एक विषय है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और कुछ जगह आपको ये भी इसका नाम हड़प्पा संस्कृति भी मिलेगा। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति भी मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना ये है कि संस्कृति का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को जानते हैं, संस्कृति। संस्कृति, संस्कृति ये जो है ना, ये लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टोस, कल्टोस शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है परिष्कृत, परिष्कृत या विकसित करना, विकसित करना। मतलब क्या है इसका? परिष्कृत या विकसित करना, यानी कि इसको आप कह सकते हो कि किसी वस्तु को, किसी वस्तु को उस स्तर तक विकसित करना, विकसित करना कि अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद प्रशंसा, प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके, सम्मान प्राप्त कर सके। अब इसको हम समझते हैं। संस्कृति लैटिन के कल्ट या कल्टोस से निकला है, कल्ट से बना है कल्चर। तो कल्चर यानी कि संस्कृति का इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है परिष्कृत करना या विकसित करना, यानी कि टू डेवलप। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु है, जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास एक पत्थर है, आपने क्या किया, उस पत्थर को के
तोड़ तोड़ के छैनी हथौड़े के मदद से आपने उसको इस स्तर तक बना दिया, एक ऐसी सुंदर मूर्ति उसकी बना दी कि अब लोग देख के जाना कह रहे अरे वाह क्या बात है, कितनी अच्छी इन्होंने मूर्ति बनाई है। और लोग अब उस मूर्ति की प्रशंसा करने लगते हैं और उससे उसका क्या होता है कि अच्छा दाम मिलता है, अच्छी कीमत आपको मिलती है। तो इसी को कहते हैं संस्कृति। अब संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति में क्या सिर्फ यही होता है? संस्कृति में जीवन के हर पहलू को आप शामिल कर सकते हो, जैसे संगीत, साहित्य, नृत्य, मूर्तिकला, शिल्पकला, वास्तुकला, यानी कि जो भी कला है या कुछ भी है, जो भी हमारे जीवन को आसान करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो परंपरा से चलती हुई आ रही है, तो उसको हम कहते हैं संस्कृति। यानी कि संस्कृति एक लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया है। तो लेकिन अब बात करें अगर इस चैप्टर में, ये तो संस्कृति का मैंने आपको मतलब समझाया, लेकिन अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में इस संस्कृति का मतलब है पूरा वस्तुओं का समूह। अब कैसा समूह? पूरा वस्तुओं का कैसा समूह? तो वह समूह जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिला हो, भौगोलिक क्षेत्र में मिला हो, तथा जिसका कालखंड समान हो। यानी कि पूरा वस्तुओं का वह समूह जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र यानी किसी विशेष क्षेत्र में मिला हो और उसका समय जो है ना लगभग एक ही हो, एक ही समय के दौरान। जैसे कि उदाहरण के लिए अब अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में हर जगह से एक ही ईंटें मिली है और उन सब का काल भी एक ही है। मनकों की अगर बात करें तो मन के होते क्या है पहले वो समझ लीजिए। मन के होते हैं जो मोती आप हार जो पहनते हो, हार में जो एक एक दाना जो होता है उसको मन का कहा गया है। तो वो मन के अलग अलग थे। अस्थियां भी एक ही जैसी मिली है, जहाँ से भी जो अस्थियां एक जगह से मिली है वही अस्थियां दूसरे जगह से मिली है, और इसके आधार पर इस चैप्टर का नाम रखा गया है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। अब इन पूरा वस्तुओं के समूह में क्या क्या मिला है तो इसको जरा जान लीजिए। इनमें मिले हैं ईंटें, मनके, जानवरों की अस्थियां, जानवरों की अस्थियां और मुहरें, बाट, जुताई के सबूत, जुताई के प्रमाण आदि। यानी कि ये सभी चीज़ें वहाँ से मिले हैं। अब अगर बात करोगे कि सर जी ये चीज़ें तो मिले हैं लेकिन ये चीज़ें कहाँ मिली हैं, ये चीज़ें मिली हैं लेकिन कहाँ, तो ये चीज़ें मुख्य रूप से 3 देशों में मिले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में मिला, क्योंकि हड़प्पा वही है, पाकिस्तान में मिला। पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। ये 3 देशों में के विभिन्न स्थलों से ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसी के नाम पे इसे सभ्यता का नाम रखा गया है हड़प्पा सभ्यता। अब आप लोग फिर से ही एक प्रश्न करोगे कि सर आपने तो संस्कृति के बारे में बता दिया लेकिन अभी भी सभ्यता के बारे में नहीं बताया। यानी कि सभ्यता का मतलब होता है
सभ्यता का मतलब होता है वह अवस्था जब मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का प्रयोग करे, प्रकृति का प्रयोग करे। अब इसको समझिए, वह अवस्था जब मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का प्रयोग करे, यानी कि प्रकृति या अपने नेचर का प्रयोग करे। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई बच्चा है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, अब उसने क्या किया कि कागज़ लिया। कागज़ कहाँ से आई है? नेचर से, यानी कि पेड़ से बना है कागज़। फिर किताब भी किसी न किसी पेड़ के कागज़ से ही बना है। और पेंसिल भी किसी न किसी पेड़ से ही बना है और पृथ्वी से लिया गया, यानी कि प्रकृति से ही लिया गया। तो प्रकृति का वो प्रयोग कर रहा है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। साथ ही व्यक्ति शिक्षा कर रहा है, अध्ययन करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हो कि पहले वो क्या था? असभ्यता। या फिर आप कह सकते हो कि जब व्यक्ति अपने शिक्षा का स्तर बढ़ा लेता है, यानी कि अपने जानकारी का लेवल बढ़ा लेता है, तो उसको हम कहते हैं सभ्य। आपने बार बार सुना होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में कि अरे वो तो बड़ा सभ्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है। तो मतलब पढ़ा लिखा है, जानकार है, इसका मतलब वो क्या है? सभ्य है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब जो है ना, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इससे आगे की। अब हम लोग इस बात करेंगे इसके नामकरण की। नामकरण, जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका हम कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। तो नाम रखने का कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई परंपरा है, परंपरा से चलती आ रही है। लेकिन इसका नामकरण जो हुआ है, यह हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, यह किस कारण से हुआ? तो अब इसको समझिए आप। 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसको हम ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के जो डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। इसके निर्देशन में दयाराम, इनके के निर्देशन में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर
दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने एक नवीन सभ्यता को खोजा, एक नवीन सभ्यता को खोजा। सभ्यता को खोजा। अब जरा देखिए 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। उसके निर्देशन में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर एक नवीन, क्योंकि उससे पहले इस सभ्यता के बारे में कोई कुछ नहीं जानते थे, तो जब हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते और वो चीज़ हमें मिलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये नई चीज़ है। ठीक है, तो वो नवीन सभ्यता को उन्होंने खोजा, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और अब बात करोगे कि हड़प्पा आखिर है कहाँ, तो हड़प्पा इस समय में पाकिस्तान में जो पश्चिमी पंजाब है, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब के दो टुकड़े हुए थे, और जैसे बंगाल के दो टुकड़े हुए थे उसी तरीके से बंगाल के दो टुकड़े तो हालांकि पहले हुए थे, लेकिन जब आज़ादी के समय जो बंटवारा हुआ तो पंजाब के भी दो टुकड़े हुए। उसमें जो हमारे भारत में है वो पूर्वी पंजाब है और उधर है पश्चिमी पंजाब, यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें ये हड़प्पा है। तो वहाँ पर ही सबसे पहले इसको खोजा गया था। कब? 1921 में। और अब बात करेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सिंधु तथा उसकी सहायक, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे, नदियों के किनारे होने के कारण, किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, कहा जाता है। अब जरा इसको समझिए कि सिंधु यानी कि ये जो सभ्यता है, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जैसे कि रावी है, चिनाब है, झेलम है, तो इन सब के आस पास के ये सारे स्थल हड़प्पा कालीन स्थल पाए गए, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, लेकिन अभी जो सर्वमान्य, हालांकि सभी लोगों ने इसको हड़प्पा सभ्यता कहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आखिर है या क्या, तो ये एक संस्था है, ये एक भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, याद रखिएगा, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था है जिसकी स्थापना 1861 में ब्रिटिश भारत में हुआ था, यानी कि ब्रिटिश भारत में हुआ था। और किसके रिकमेंडेशन पे, तो कनिंघम के प्रस्ताव पर, कनिंघम के प्रस्ताव पर इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि पूरा वस्तु, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं थी, जो पहले इतिहास की वस्तुएं हैं, उसकी खोज करने के लिए, उसका अनुसंधान करने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए इस संस्कृति मंत्रालय ने
इसकी स्थापना की थी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। अब आगे की बात करते हैं, अब फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसका काल। अब बात करें काल निर्धारण से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, और वो है ईस्वी ईसा पूर्व में क्या अंतर है। ईस्वी क्या है और ईसा पूर्व क्या है, इसको हम समझते हैं। ये इतना ज़्यादा पेचीदा टॉपिक नहीं है जिसको आप समझ ना पाए। आप छठी कक्षा की गणित में आप पढ़े होंगे संख्या रेखा, तो कुछ हद तक आप कह सकते हो कि संख्या रेखा ही है ये। अब जैसे देखिए, ये है बीच में 0, और यहाँ ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ईसा मसीह कौन? जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक। ईसा मसीह का जन्म का वर्ष है, जन्म का वर्ष, ठीक है। और इधर वाले जो समय है इसको ईस्वी कहा जाता है। ईस्वी यानी कि इसको आप कहते हो एडी, और आजकल एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और आजकल इसको सीई यानी कि कॉमन एरा भी कहते हैं। और इधर वाले समय को, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है ना, तो इसलिए इधर वाले को हम कहते हैं ईसा पूर्व, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, या फिर आप इसको बिफोर क्राइस्ट भी सिंपल कह सकते हो, BC, ठीक है। तो BC या BCE इसको कहा जाता है। अब इसमें ऐसे समझिए जैसे कि ईस्वी इधर बढ़ता है 1 2 3 4 5, यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हो कि 2021 का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म को 2021 वर्ष हो चुके हैं। अब उसके जन्म से पहले के समय को इस तरीके से माना जाता है, 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यानी कि ये इस तरफ से इस तरफ। अगर किसी का जन्म 5 ईसा पूर्व में हुआ है तो उसकी मृत्यु इधर कहीं ईस्वी में जाके होगी, या फिर अगर मान लेते हैं हम किसी का जन्म 100 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है तो उसकी मृत्यु 2 ईसा पूर्व के आसपास हो सकती है, या उसके आसपास, यानी कि ये इधर से इधर की तरफ चलेगा। ईसा पूर्व इधर से इधर की तरफ चलेगा, ईस्वी तो इधर की तरफ ही चलता है। लेकिन इधर के तरफ ये जाएगा, पीछे अगर जाओगे तो इधर की तरफ जाओगे, और आगे जाओगे तो इधर की तरफ। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के काल की। तो अब 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व, ये मार्टिन व्हीलर ने इसका काल निर्धारित किया है। मार्टिन व्हीलर ने इसका काल निर्धारण किया है। ये भी जो है ना ASI के निर्देशक मंडल के एक सदस्य थे, तो उन्होंने मार्टिन व्हीलर ने इसका काल निर्धारण किया है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। लेकिन एक तिथि ज्ञात करने की महत्वपूर्ण विधि है C14 यानी कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि के अनुसार इसका काल है 2300 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। अब उसके बाद, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी जो है ना 3300 से
ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये जो है ना भारत सरकार की एनसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है भारत कोश। भारत कोश, उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 3300 से 1700 ईसा पूर्व है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कैसे 3 भागों में बांटा गया है? तो पहले वाले भाग को हम कहते, इसको कहा जाता है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जिसका काल है 3300 ईसा पूर्व से 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। और उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद जो है वह है विकसित हड़प्पा सभ्यता। विकसित हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता, इसका काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। और यही आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ये विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल है। और इसके बाद की अगर बात करें तो वो है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। परवर्ती यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश होना प्रारंभ हुआ था, तो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का काल कहा गया है। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का काल कहा गया है 1900 से 1700 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, 1900 से 1700 ईसा पूर्व के बीच ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का काल कहा गया है। उम्मीद है कि आप सबको ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप सरप्राइज भी होंगे कि कुछ नई बातें भी आपको मैंने आज बता दिया। और अब आगे की अगर बात करें तो इसकी सीमाओं की बात करते हैं, या इसका विस्तार आप कह सकते हो। तो विस्तार की बात करते हैं हम। अब इसके विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार की अगर बात करें तो ये जो है ना, ये पश्चिम से पूर्व लगभग 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ था। और उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण ये लगभग 1200 किलोमीटर था। और इसका आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज के आकार का था। त्रिभुजाकार, ठीक है, यह त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार था। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना ये क्षेत्रफल में था, कितने क्षेत्रफल में था, तो इसको आप कह सकते हो कि ये जो है ना, इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। ये अभी के वर्तमान के बहुत सारे देशों से भी अधिक क्षेत्रफल था। जैसे कि पाकिस्तान से ज़्यादा क्षेत्रफल है, अफ़गानिस्तान से ये ज़्यादा क्षेत्रफल है,
और भी कई जो है ना छोटे छोटे अगर देशों को, अफ्रीका के कई छोटे छोटे देशों को मिलाओगे तब जाके ये क्षेत्रफल पूरा होगा। अब इसकी सीमाओं की बात अगर करें तो सीमा जैसे कि मानचित्र में आप लोग जानते हैं, ऊपर वाला भाग क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। तो उत्तर में मांडा है, इसकी सबसे उत्तरी सीमा है मांडा। मांडा है जो कि जम्मू में पड़ता है, जम्मू में है। और दक्षिणी सीमा की अगर बात करेंगे तो वह है दाइमाबाद, दाइमाबाद जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। और अगर हम बात करें पूर्वी सीमा की तो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि कहाँ है, हिंडन नदी के तट तक, हिंडन या फिर हिंडन नदी के तट तक यह है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है ये आलमगीरपुर। कहाँ है यूपी में, तो मेरठ के पास, मेरठ के पास, मेरठ के पास यह आलमगीरपुर है। और अगर एक इसके पश्चिमी सीमा की अगर बात करें तो वह है सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर कहाँ है, तो ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जो कि अभी कुछ समय से न्यूज़ में है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान हालांकि अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बलूचिस्तान वाले अपने आप को इससे अलग करना चाहते हैं। हालांकि वो आपके पॉलिटी का टॉपिक हो जाएगा। तो अभी आप ये समझिए कि ये सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है, और ये जो है ना इसकी सीमाएं हैं, यानी कि इसकी उत्तरी सीमा है मांडा जो कि जम्मू में है, दक्षिणी सीमा है दाइमाबाद, सॉरी दाइमाबाद मैंने लिख दिया, दाइमाबाद होता है, दाइमाबाद, सॉरी दाइमाबाद या दाइमाबाद भी आप लिख सकते हो। तो दाइमाबाद है। और पूर्वी सीमा की अगर बात करें तो सबसे पूर्व में क्या है, तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ के पास है, और सबसे पश्चिम में है सुत कांगेडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो अभी के लिए हम अभी यहीं पे रुकेंगे, और आप लोगों को अगली कक्षा में मैं बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। तो अब तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।